नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि हमने आप लोगों के लिए शुरू किया था एनसीईआरटी साइंस, तो अब लगभग हम लोग आखिरी में पहुंच गए हैं। इसके बाद एक आध वीडियो और आ सकता है एनसीईआरटी साइंस का। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहा कि आप लोगों ने इतना दिन मुझे बर्दाश्त किया, साइंस के साथ इतना दिन मुझे झेला। जरा एक कमेंट कर दिएगा कि जो एनसीईआरटी साइंस सीरीज में उपलब्ध कराया हूँ, इससे आप लोगों को क्या फायदा हुआ है या नहीं। पहले से जब आप सेट लगा रहे होते और अब लगा रहे हैं तो फायदा हुआ है कि नहीं। बाकी एग्जाम में आप बवाल करेंगे ही, धमाकेदार परफॉर्मेंस रहेगा आपका, उसका टेंशन आप मत लीजिए। आइए आज हम लोग लाइट यानी प्रकाश पढ़ेंगे। प्रश्न इसमें थोड़े से ज्यादा है क्योंकि इसमें प्रकाश भी पढ़ेंगे और जो मानव आंख है, जो आंख से संबंधित जो रोग होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया है ना, या प्रेस बायोपिया, तो इन सबको भी पढ़ेंगे। थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन मजा आएगा ये भी क्लास। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण। देखिए, अंग्रेजी में साइंस को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रखा हूं, तो जिनका भी समस्या था कि भैया साइंस कम से कम इंग्लिश में रखिए, तो वो समस्या दूर है। अब हर ऑप्शन में भी हम उनको इंग्लिश अपना कर दिया हूं इंक्लूड, कि देख लें। चलिए, प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो विवर्तन का उदाहरण जो है वो देख लीजिए। ऑप्शन ए है संकीर्ण छिद्र से प्रकाश का फैलना, ये प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण है। दूसरा है ऑप्शन कि सीडी और डीवीडी। पहले आपने देखा होगा, अब तो हालांकि चिप आ गया है। सीडी डीवीडी जो गोल रहता था उस पर एकदम इंद्रधनुष के जैसे रंग का चमकना रहता था ना, तो सीडी डीवीडी पर दिखने वाले रंग, यह भी विवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, तो हो जाएगा, यानी कि ये प्रिज्म से विक्षेपण है, यह विक्षेपण है, ये रंग का टूटना है ना, डिस्पर्जन हो रहा है यहां। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? डिफ्रेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा ए तथा बी। ठीक है, चलिए हम आते हैं दूसरा प्रश्न। क्या कह रहे हैं देखिए, प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, किसकी व्याख्या हेतु? तो प्रकाश को अगर आप विवर्तन की व्याख्या करेंगे तो उसमें तरंग के रूप में माना जाता है, ठीक ना। विवर्तन की ही व्याख्या करने में प्रकाश को आप तरंग के रूप में मानते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सवाल जो है ना, हाँ आ जाइए। कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम में कौन सा गलत है? गलत नियम आपको ढूंढना है। प्रकाश का परावर्तन में गलत नियम क्या है भैया, देखते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। जी हाँ, प्रकाश का देखिएगा, जरा समझिएगा। जैसे ये है, प्रकाश जितना डिग्री से यहाँ आएगी उतना ही डिग्री से यहाँ से मुड़ेगी, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है दोनों बराबर होता है, ठीक। तो ये तो सही होगा। अब है दूसरा, क्या है देखिएगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। देखिए, ये जो ऊपर से बीच में आएगा ये हो जाएगा अभिलंब, ठीक है। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है, तो तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। परावर्तन के नियम सभी प्रकार के पृष्ठों पर लागू होता है। जी हाँ, सारे दर्पण पर, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, सब पर लागू होगा। यानी सभी कथन सत्य हैं। हमको गलत छांटना था, गलत कोई नहीं है। सभी कथन जो दिए गए हैं वो सत्य कथन है, कोई गलत नहीं है। चलिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? समतल है भाई, सीधी बात है, समतल है। अच्छा, समतल दर्पण तो आपके घर में रहता ही होगा। तो समतल दर्पण में आप जब खड़ा होते हैं तो देखते हैं कैसा? आप उल्टा दिखते हैं? तो नहीं सर, उल्टा तो मैं नहीं दिखता हूं। आप उल्टा वाला दोनों काट दीजिए। और क्या आप वास्तविक दिखते हैं वहां? तो नहीं सर, वास्तविक कहां से दिखेंगे, मैं दिखता हूं कैसा? आभासी। आभासी और सीधा आप दिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में आभासी और सीधा। क्लियर हो गया सर, ये भी क्लियर हो गया। आइए पांचवा प्रश्न। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? तो भाई जितना बड़ा आप रहते हैं संभवतः उतना बड़ा ही दिखता है आपको ना। समतल दर्पण जो आपके घर में बड़ा सा दर्पण लगाए हैं वो समतल दर्पण है।
तो जितना बड़ा आप है यानी वस्तु से बड़ा नहीं दिखेगा, छोटा भी नहीं दिखेगा, बराबर दिखेगा। मतलब जितना बड़ा आप दिख रहे हैं उतना ही बड़ा वस्तु दिखेगी, तो वस्तु के बराबर होगा, है ना, सेम एज ऑब्जेक्ट। आइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण जब आप देखते हैं तो प्रतिबिंब ठीक दर्पण के पीछे बन जाता है। कहां बनता है? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है। ओके, चलिए आइए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण जो होता है, जैसे कोई भी गोलीय दर्पण हो गया, इसके जो परावर्तक पृष्ठ होगा ना, गोलीय दर्पण को अगर काटोगे तो एक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्र को आप पोल कहते हैं। किसी चीज के भी केंद्र को आप पोल कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को आप पोल यानी ध्रुव कहते हैं। चलिए, अवतल दर्पण में देखिएगा, इमेज अब बनाना होगा तो आप जरा सा समझिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट, तभी इमेज बना पाएंगे। बहुत अच्छी पॉइंट इसमें नोट कराने वाला हूं मैं। अवतल दर्पण होता क्या है और उत्तल दर्पण? उत्तल में होगा, देखिए उत्तल में होगा, ये उत्तल में होगा, इधर रंगा हुआ होगा और इधर से आप अपना चेहरा देखेंगे, ये इस तरफ से, ठीक है। तो उत्तल में देखिएगा ये थोड़ा सा उठा हुआ टाइप का होगा, तो याद कर लीजिएगा कि उत्तल है वो उठल है, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। उठल है ऊपर मुंह यानी कि उत्तल है। अवतल में क्या होता है कि अवतल में होता है इस तरीके का, अवतल में जो होगा वो इस तरीके का होगा, ये वाला, कहेंगे वही चीज है, इसमें रंगा इधर है, इसमें रंगा इधर है। तो इसमें जो अवतल मतलब तल मतलब गहराई, ये नहीं लग रहा है कि ये कटोरी टाइप का ऐसे गहरा टाइप का हो गया है। तो अवतल में धंसा हुआ रहता है, उत्तल में उठा हुआ रहता है। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब आप चीजों को समझिएगा आगे। अवतल दर्पण में वस्तु अगर अनंत पर रखेंगे, सीधा बस याद कर लीजिएगा, 2-3 ही फैक्ट बताऊंगा, उस सब में काम आपको आ जाएगा। अवतल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे, ठीक है, तो इमेज जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा। अवतल में वस्तु को अनंत पर अगर आप रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो इमेज बनता है फोकस पर। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। चलिए, अवतल दर्पण में वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सिवाय जब, देखिए अवतल दर्पण जो है ना, इसमें हर जगह पर लगभग वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण जब होगा उसमें सीधा प्रतिबिंब केवल एक ही जगह बनता है। वो कहां बनता है? तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तभी सीधा बनेगा, बाकी हर जगह उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच से अगर कहीं भी हटा दीजिए तो उल्टा बनना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सिवाय जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। मतलब इसके अलावा कहीं भी रख दीजिए, वहां वो उल्टा वास्तविक बनेगा। आइए, सर्च लाइट, खोजी लाइट जो होता है, सर्च करने के लिए, जो खोजने के लिए टार्च रखते हैं, वह सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण क्या है? सर्च लाइट में जो दर्पण है प्रयुक्त, वो आप टार्च आपके घर में होगा तो आप देखेंगे कि टार्च का आगे का जो हेड खोलेंगे तो उसमें एक कटोरी टाइप का ऐसे रहेगा, है ना, और यहाँ पर एक बल्ब ऐसे लगा रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो यही दर्पण है, ये कटोरी है ना, इसको देखिएगा चांदी जैसा चमकते रहेगा, ये दर्पण है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि टार्च में दर्पण होता कहाँ है, वो शीशा को बोल देते हैं दर्पण। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, वो शीशा है, दर्पण नहीं है। दर्पण यही जो कटोरी टाइप का देखिएगा, चांदी टाइप का रहता है। आप मोटरसाइकिल में भी देखिएगा आगे हेडलाइट में कि ऐसे कटोरी टाइप का रहेगा, उसमें पूरा एकदम चांदी जैसा चमकता हुआ सिल्वर टाइप का रहेगा। तो वही जो चमक रहा है वही तो दर्पण है। तो अब 2 क्वेश्चन आप कर लिए कि धंसा हुआ देखेंगे तो कहेंगे अच्छा ये अवतल है। मोटरसाइकिल का हेडलाइट में भी आप देखते हैं कि एकदम बीच में धंसा रहता है, एक लाइट रहता है ना, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। सर्च लाइट हो या मोटरसाइकिल के अग्रदीप हो, ठीक है, जो कह रहा है कि वाहनों के हेडलाइट में। अब आप इजिली बता देंगे कि हेडलाइट में भी ऐसा रहता है और अंदर एकदम चमकता है चांदी जैसा, यहाँ पर बल्ब होता है। तो जब जैसे ही गड्ढा देखेंगे कहेंगे ये तो अवतल है भैया, तो हो जाएगा। अवतल को अंग्रेजी में कह देते हैं कॉनकेव। केव मतलब गुफा होता है ना, और गुफा कैसे होता है? ऐसे छिपा टाइप का ऐसे। तो बस ये भी याद कर लीजिएगा। आइए,
सेबिंग दर्पण, मैंने क्या अभी बताया कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, लेकिन एक जगह पर सीधा बन जाता है और वही जगह पर रह के आप दाढ़ी बना लेते हैं। तो सेबिंग दर्पण यानी दाढ़ी बनाने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। अब आप कहेंगे कि अवतल में तो वास्तविक और उल्टा बनता है, तो उल्टा थोड़ी, दाढ़ी बनाने में तो उल्टा कहां देखते हैं, हम तो सीधा देखते हैं। तो वही आप चेहरा कहां रखते हैं, पोल और फोकस यानी ध्रुव और फोकस के बीच में आप चेहरा रखते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में अगर आप शेविंग कर रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, तो आप चेहरा कहां रखेंगे, तो कहेंगे ध्रुव का मतलब वो शीशा में एकदम सटा के तो नहीं रखेंगे, ठीक है, शीशा और फोकस थोड़ा सा दूर उसके बीच में रखेंगे। तो ये रखिएगा ध्यान कि पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो शेविंग यानी दाढ़ी वाले में अवतल दर्पण में जब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ इमेज जो बनता है वो बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में आप इमेज बड़ा देख रहे हैं, और बड़ा देख रहे हैं इसका मतलब छोटी छोटी दाढ़ी भी आपको बड़ी दिखेगी और आप उसको इजीली जो है वो मिटा सकते हैं, काट सकते हैं दाढ़ी को, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सा जो दांत का खोड़हर चेक करता है, तो भाई दांत में छोटे छोटे रहते हैं गड्ढे बने ना, अब उसको बड़ा देखना है तो बड़ा देखने के लिए अवतल का प्रयोग होता है। जब भी बड़ा का जिक्र आए, दाढ़ी को बड़ा देख के अच्छा से दाढ़ी बनेगा तो अवतल, दांत में चेक करना है तो बड़ा देखना है तो अवतल, ठीक है। जब बड़ा आए तो अवतल बता दीजिएगा। सौर भट्ठी में, जी हाँ, सौर भट्ठी में प्रयोग होता है, तो सौर भट्ठी में भी जो प्रयोग होता है वो भी होता है अवतल ही। देखिए ऐसे मान के चलिए कि ये अवतल, एक मिनट, ये अवतल दर्पण ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे। अब इस पर सूरज की किरणें आएंगी, तो सूरज की किरणें एक ही जगह ऐसे केंद्रित होंगी ना, ऐसे, ये कहीं भी जाएगा तो ये केंद्रित करेगा एक ही जगह पर। तो जब केंद्रित करे तो वो अवतल दर्पण होता है, केंद्रित करे अवतल दर्पण होता है। उत्तल में क्या होता है कि ऐसे टकराएगा और इधर निकल जाएगा, इधर वाला इधर निकल जाएगा, मतलब अलग अलग जाएगा, केंद्रित नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा अवतल दर्पण, बड़ा करने में भी अवतल दर्पण, केंद्रित करने में भी अवतल दर्पण। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब देने वाला दर्पण, ये तो बहुत ही इजी है। ये दर्पण हमेशा आभासी देगा और सीधा देगा, वास्तविक नहीं देगा, उल्टा भी इमेज इसमें नहीं बनेगा। इसमें हमेशा इमेज कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और एक चीज बता दूं, छोटा बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए। अब इसका प्रयोग गाड़ी के गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें क्यों करते हैं, क्योंकि आप गाड़ी का जो बगल में जो मोटरसाइकिल अगर आपके पास होगा तो देखिएगा इसमें एक शीशा होगा, इसमें एक शीशा होगा। तो ये शीशा में देखिएगा तो रोड का पीछे सारा रोड दिखेगा, छोटा 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 छोटा, इधर भी सारा छोटा छोटा, तो इसमें दिखाई देगा, पूरा छोटा दिखाई देगा, है ना। तो इसलिए उत्तल का प्रयोग करते हैं कि पीछे का सब कुछ दिखे, छोटा दिखे सब, ठीक है। और अवतल अगर लगा देंगे गलती से तो क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा, तो आपका ही खोपड़ी उसमें दिखाई देते रहेगा खाली। चलिए, उत्तल दर्पण में ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो, उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर, अनंत पर कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। तो बस याद रखिएगा अनंत फोकस, ठीक, इसी तरह याद रखिएगा। वाहनों के पश्चात दृश्य में यानी कि रियर व्यू साइड मिरर में, तो साइड मिरर में उत्तल बता दिया हूं, अब उत्तल याद रखिएगा। आइए, दर्पण का सूत्र कह रहा है कि दर्पण का सूत्र क्या है, बस एकदम एक लाइन में याद रखिए कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है, यही आपको याद रखना है। VUF प्लस में याद रखना है, दर्पण में प्लस में याद रखना है, बस दर्पण प्लस। पानी में छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जीवन भर काम आएगा। जब भी कभी आपको वास्तविक से अलग दिखाई दे, मतलब जो है वो नहीं दिख रहा है या जो नहीं है वो दिख रहा है, तब आप आंसर सीधा करिएगा, क्या, अपवर्तन करिएगा। वास्तविक से अलग दिखाई दे तो आपको अपवर्तन करना है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, एक गिलास में पानी डालिए और इसमें छड़ी डालिए, तो यहां से जहां तक पानी जाएगा यहां से मुड़ा हुआ दिखाई देगा। क्या वास्तव में छड़ी मुड़ी हुई डाली थी आपने, तो नहीं सर, छड़ी आपने सीधा डाला था, दिख रहा है मुड़ा हुआ, यानी कि अपवर्तन होगा। दूसरा पूछता है
कि अगर हम जल में सिक्का को डाल देते हैं तो सिक्का दिखाई देता है ऊपर उठा हुआ। क्या सिक्का ऊपर उठा रहता है? नहीं सर, वो तो नीचे रहता है। लेकिन जो नहीं है वो भी आपको दिख रहा है, तो अपवर्तन लगाएंगे। एक और पूछता है कि सूर्य जो है वो डूब जाता है तब भी आपको सूर्य कुछ देर तक दिखाई देते रहता है। जब शाम को देखिएगा सूर्य डूब जाएगा, धूप समाप्त हो गया, लेकिन आपको सूर्य दिखाई देते रहेगा। सूर्य तो डूब गया है लेकिन दिख रहा है, तब भी अपवर्तन होगा। लेकिन जरा सा ठहरिए, सूर्य वाले में एक सवाल और पूछता है कि सूर्य डूबते समय लाल दिखाई देता है। भाई रंग का जब जिक्र आए तो परकिरणन लगाइएगा, रंग का जिक्र आ जाए तो परकिरणन लगाना है आपको, ठीक ना। रंग का जब जिक्र आए तो परकिरणन, और अपनी स्थिति से अलग दिखे तो अपवर्तन। दोनों लिख लीजिए, कोई नहीं बताएगा जो मैं बता दे रहा हूं। चलिए, स्नेल का नियम संबंधित है, स्नेल का नियम अपवर्तन से संबंधित ही है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, इनमें से गलत अपवर्तनांक किसका है? गलत अपवर्तनांक कह रहा है, जरा सा बताएं आप कि गलत अपवर्तनांक किसका है। तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वह लगभग 1.003, तो सही है। जल का 1.3 होता है, सही है। तारपीन का तेल का होता है 1.47, सही है। अल्कोहल का होता है 1.36, लेकिन यहाँ 63 दिया है, तो गलत आपको डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इनमें से गलत अपवर्तनांक किसका है? गलत अपवर्तनांक किसका है? तो बर्फ का 1.31, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63 है, किरोसिन का जो है 1.63 नहीं है, जबकि हीरा का 2.42 है, तो किरोसिन का गलत हो जाएगा। आइए, लेंस प्रतिबिंब किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है? तो लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के द्वारा बनाता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? अपवर्तन, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आइए अगला सवाल, किस लेंस से प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी तथा सीधी होगी? लेंस की बात कर रहा है, किस लेंस से? तो अवतल जो लेंस है, लेंस और मिरर दोनों में उल्टा हो जाएगा। मिरर का याद करिएगा तो लेंस वाला उल्टा हो जाएगा। तो किस लेंस से प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो हमेशा आभासी और सीधी होगी? तो वो हो जाएगा अवतल लेंस। जब अवतल दर्पण में आप देख रहे थे कि उल्टा बन रहा था, एक ही जगह सही बन रहा था पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होगा? अवतल लेंस में हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, इसमें उल्टा बनेगा ही नहीं। अवतल में उल्टा बनेगा ही नहीं, हमेशा सीधा बनेगा। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस, ठीक है। आइए, अवतल लेंस में यदि वस्तु को अनंत पर, तो मैं बता दिया हूं कि अनंत पर आप रखेंगे, अनंत पर आप रखेंगे तो फोकस पर ही बनेगा। और फोकस पर अवतल में जान ही रहे हैं आप कि हमेशा आभासी सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, तो फोकस पर आभासी तथा सीधा होगा। चलिए, किसी उत्तल लेंस में वस्तु को हम कहाँ रखें? उत्तल लेंस में हम वस्तु को कहाँ रखें उत्तल लेंस के सामने कि हमारा प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बने? मतलब जो अवतल में बन रहा था वो उत्तल में हम बनाना चाहते हैं। तो जो अवतल में आप बनाना चाह रहे हैं, अवतल वाला इमेज उत्तल में बनाना चाह रहे हैं, तो आपको फोकस और प्रकाशीय केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना होगा। ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको आ रहा है समझ में वो समझिए। बाकी ये वाला याद रखिएगा, लेंस में क्या बताया था? प्लस एफ यू प्लस बताया था ना, यहाँ माइनस वाला ध्यान रखिए। 1/a बराबर 1/b माइनस 1/u, यहाँ माइनस रखिएगा, ध्यान रखिएगा। लेंस की शक्ति जो मापते हैं वो डायोप्टर में मापते हैं, तो ये आप जानते ही होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। उत्तल लेंस की क्षमता देखिए, दो होगा, उत्तल होगा धनात्मक, अवतल होगा ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा और अवतल जो होगा वो ऋणात्मक होगा। उत्तल पूछ रहा है तो बताएंगे आप धनात्मक। इनमें से कौन अदीप्त वस्तु है? अदीप्त वस्तु का मतलब कि अपना प्रकाश उसका नहीं है। अदीप्त का अपना प्रकाश नहीं है, तो सूर्य का है, बल्ब भी जला दीजिएगा तो होगा, मोमबत्ती भी जल जाएगा। चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से होता है, तो चंद्रमा हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, मैं तो ये समझ रहा हूं कि इस प्रश्न को अधिकांश लोग गलत करेंगे और इसको जरा सा जवाब देने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं आप लोगों को, दीजिए जवाब इस प्रश्न का। निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। ऑप्शन है 3 × 10 की पावर 6, 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 5 या 3 × 10 की पावर 9। ध्यान रखिएगा, किन किन को लग रहा है कि ऑप्शन बी सही होगा? ईमानदारी से जिनको लग रहा है वो लगा दीजिए बी। और किनको लग रहा है ये सही होगा
वो भी लगा दीजिए। बेईमानी मत करिएगा, किनको लग रहा सी होगा और किन्हें लग रहा है डी होगा। तो मैं मानता हूं कि डी किसी को नहीं लग रहा होगा, सी भी किसी को नहीं लग रहा होगा, बी लग रहा होगा अधिकतर लोगों को, और ए लग रहा होगा कुछ लोगों को। लेकिन ध्यान रखिएगा, ना ही ए ना ही बी और ना ही डी है आंसर सही सी। अब आप कहेंगे सर सस्ता नशा कर लिए हैं क्या? ध्यान रखिएगा, सस्ता नशा नहीं है। प्रकाश की चाल निर्वात में जो है वो है 3 लाख किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये है निर्वात में प्रकाश की चाल। अब 3 गुणे 10 के पावर क्या आएगा? 1 2 3 4 5, 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। सी आया कि नहीं आया? कहेंगे सर हम लोग 3 गुणे 10 के पावर 8 पढ़े हैं सर, कैसे गलत बोल रहे हैं आप? लाला मेरे, बाबू मेरे, सोना मेरे, सुन लो, जब किलोमीटर में रहेगा तो यही होगा, या अगर किलोमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर, यानी कि 1 पर 3 जीरो। जब मीटर में ये कहेगा ना, अगर ये वाला मीटर में रहेगा, के काट दे हम, तब सही होगा बी, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो एग्जाम में बहुत चालाकी से ऑप्शन में आपको ऐसे घुसेड़ देगा और आपको लपेट लेगा। ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट बता दे रहा हूं समझ लीजिए एकदम। जैसे जैसे जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो उछल रहा होगा ना, कि मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट करूंगा कि बच्चे विचलित हो जाएं। जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो विचलित नहीं होंगे, बाकियों को तुम कर लेना विचलित। कांच में प्रकाश की चाल कैसी होती है? तो जान ही रहे हैं कि निर्वात से हर जगह कम होगा चाल, निर्वात से हर जगह कम होगा, तो निर्वात से कम होगा, हर जगह कम होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगता है लगभग, तो 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन यहाँ पर लगभग आप ध्यान दीजिएगा 8 मिनट होगा। वहीं चंद्रमा का प्रकाश जो है वो 1 मिनट 28 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक, चलिए आगे। पर्दे, सिनेमा हॉल में गए होंगे देखने, तो पर्दा लगा होता है, तो पर्दे पर जो प्राप्त किया जाता है प्रतिबिंब, वह कैसा प्रतिबिंब होता है पर्दे पर? तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब होता है वो रियल प्रतिबिंब। रियल प्रतिबिंब का मतलब एक चीज जरा समझ लीजिएगा, जैसे आप शीशा के सामने खड़ा होते हैं तो आप रियल नहीं होते हैं। देखिएगा, आपका जो दाहिना साइड होगा, आपका जो दाहिना साइड होगा वो शीशे का बायां साइड होगा। कहने का मतलब क्या होगा समझिए, आप शीशे के सामने खड़ा हो जाइए, आपका जो दाहिना हाथ होगा शीशे वाले का बायां हाथ होगा। शीशे में जो आदमी दिखेगा उसका देखिएगा उसका बायां हाथ होगा, आपका भले वो दायां होगा, लेकिन आपको उधर लगेगा कि हाँ वो ठीक है दाहिना हाथ, लेकिन आप कल्पना करिएगा कि शीशा वाला जो आदमी है उसका तो बायां हाथ है यार। तो देखिएगा ये वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक में वही होगा जैसा आदमी रहेगा। सिनेमा देखिए तो जो आदमी जैसा रहता है वैसा ही दिखता है, वो वास्तविक दिखता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा 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 कैसा होगा? उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता है उल्टा, तो ये ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, फिर तो कहेंगे कि तो हम लोग सिनेमा पर्दा में तो सही देख लेते हैं, तो पर्दा में तो उसको सीधा, जब उल्टा बन रहा है तो फिर उसको उल्टा कर दो, वो सीधा हो जाएगा। इमेज अगर उल्टी बन रही है फिर उसको हम, अब तो कंप्यूटराइज आ गया है, उल्टा करिए सीधा हो जाएगा, तो ये हो जाता है। नहीं, ये नहीं होगा, हमेशा उल्टा होगा, ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। चलिए आइए, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से चलता है तो प्रतिबिंब 2v वेग से दिखाई देती है। ठीक है, प्रवर्तक दूरबीन जो होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब होता है? तो प्रवर्तक दूरबीन, दूरबीन में मैं आपको बताया हूं कि भाई बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए जब भी बात आए तो आप कहेंगे सर अवतल दर्पण, बड़ा करने की जब भी बात आए तो अवतल दर्पण होगा। ठीक ना? अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें दर्पण रहता है कि लेंस रहता है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, प्रवर्तक दूरबीन में दर्पण ही होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न अब आप खुद कर लेंगे। 39वां, सूर्यास्त के पहले और बाद में सूर्य दिखाई दे रहा है, हो गया है लेकिन तब भी दिख रहा है, तो कहेंगे सर जब हो जाए और तब भी दिखे या कुछ उल्टा पुल्टा दिखे तो अपवर्तन लगाना है। एकदम अपवर्तन लगाइए।
आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। वास्तव में क्या तारे टिमटिमाते हैं क्या? तारा लाइट थोड़ी लगा है कि बक बुक होगा, नहीं। आपको दिख रहा है टिमटिमाता, वास्तव में नहीं टिमटिमाते हैं, लेकिन दिखता है टिमटिमाता, यानी कि जो है वो नहीं दिख रहा है, हो जाएगा अपवर्तन। सीधा आंसर अपवर्तन लगाना है, आंख बंद करके आप अपवर्तन लगा दीजिएगा कि जो नहीं है वो भी दिख जा रहा है यार, ये तो अपवर्तन है। चलिए, हीरा चमकता है, इसमें पूर्णांतिक परावर्तन होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। आइए, मरुभूमि में मृच्छिका का कारण, तो जब ये बनता है, मृच्छिका बनता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मरीचिका में ध्यान रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, हरा, नीला प्राथमिक है, पीला जो है वो प्राथमिक नहीं है, ध्यान रखना है। आकाश नीला दिखाई देता है, मैं बता दिया हूं कि जब रंग की बात आए तो परकिरणन लगा दीजिएगा। आकाश नीला, परकिरणन। समुद्र का पानी नीला, परकिरणन। डूबते समय सूर्य लाल, परकिरणन। उगते समय सूर्य लाल, परकिरणन। रंग का जैसे ही बात आए परकिरणन लगा के निकल लीजिएगा। देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल लाल रंग है कि नहीं है, परकिरणन लगा दीजिए। कोई बताएगा इतना इजी आपको? नहीं बताएगा। आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक बना रहता है? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 1/10 मतलब सेकंड का 10वां भाग तक बना रहता है। चलिए, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तरंगदैर्घ्य समझा दे अच्छे से कि जीवन भर नहीं भूलेंगे, बताइए, ये ऐसे ही बता कर निकल लें। तो सबसे तरंगदैर्घ्य जो ज्यादा होता है वो होता है लाल का, ध्यान रखिएगा। अब आप भूलते होंगे, लेकिन आप ये चीज जानते हैं, जरा सा समझ लीजिएगा। आसमान का रंग आपको नीला दिखाई देता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, उसमें नीला जो रंग है ना, या बैंगनी कह लीजिए, वो क्या हो रहा है कि उसका बिखराव ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसका बिखराव ज्यादा हो रहा है, बस इतना याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य ये वाला होता है, ये प्रकाश ऐसे ऐसे चलता है ना, ये चलता है, ये चलता है, ये हो गया तरंगदैर्घ्य। तो यहां से जो यहां तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है यही तो तरंगदैर्घ्य है। तो लाल का ये स्थिति रहेगा। बैंगनी का जब आएंगे तो बैंगनी ऐसे ऐसे चलता है, इतना 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 नजदीक नजदीक ऐसे, तो बैंगनी का इतना छोटा छोटा तरंगदैर्घ्य है और लाल का बड़ा बड़ा है। किसी भी, अब ये चल रहा है वायु में, तो धूल कण इस पर टकराएगा, हर इसके श्रृंग पर टकराएगा, हर बार टकराएगा नहीं, इतने दूरी आने में 8 बार 9 बार टकरा गया। और लाल वाले में क्या था कि लाल वाले में इतने दूरी आने में 2-3 बार टकराएगा। तो भाई ज्यादा टकराएगा तो ये ज्यादा बिखरेगा। तो आप याद करिएगा, जब आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो याद करिएगा तरंगदैर्घ्य ज्यादा मतलब कम टकराएगा, कम टकराता है लाल, सीधा लाल कम बिखरता है, इसलिए खतरे के निशान में लाल का प्रयोग। दूर से भी वो दिख जाएगा, वो फैलेगा नहीं, वो जो है वो है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, और सबसे कम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका बैंगनी का। सबसे कम किसका? तो बैंगनी का, ध्यान रखिएगा। चलिए, आइए, प्रकाश के किस रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी? तरंगदैर्घ्य के उल्टा आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य के उल्टा आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब उस पर ताकत ज्यादा है हिलने का, देख ही रहे हैं कि ये हिल रहा है ज्यादा, इसमें ज्यादा ताकत है, देख रहे हैं ये जल्दी और लाल बेचारा झुकू झुकू चल रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा हिल रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये ज्यादा ताकत है। तो ज्यादा ताकत था बैंगनी का, कम ताकत होगा लाल का, यानी कि आवृत्ति किसकी कम होगी? लाल की। ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी? बैंगनी की। यहाँ आवृत्ति कम होगी किसकी? लाल की। बिल्कुल, आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो भूलेंगे नहीं। यदि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती है, तो बता दिया, देखिए आवृत्ति बढ़ेगा यानी कि एकदम झक 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 चलेगा, तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य कम जाएगा। आवृत्ति घटेगा, ताकत घटेगा, एकदम धीरे धीरे, तो तरंगदैर्घ्य जो है वो इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, समझ गए? तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य जो है वो कम जाएगा, इतना छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ रहा हूं सर। आइए अगले सवाल की ओर चलता हूं मैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा 52वां सवाल है। निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की चाल बराबर, निर्वात में है भैया तो बराबर होगी। ठीक है, निर्वात में बराबर होगी। निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की चाल कैसी होती है? तो समान, सेम, बराबर होती है। आइए,
प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? प्रकाश के सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होगा वह होगा बैंगनी का। अपवर्तनांक सबसे ज्यादा बैंगनी का होगा। चलिए, प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? तो जिसका समझ रहे होंगे अब तो लाल कर देंगे इजिली। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो प्रिज्म से तोड़िए, सातों प्रकाश टूटेगा। सातों प्रकाश टूटेगा। प्रिज्म से अगर गुजारिए प्रकाश को तो सातों टूटेगा और अलग 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 रंग निकलेगा। बैंगनी सबसे ज्यादा मुड़ेगा, लाल सबसे कम मुड़ेगा। ठीक है, आइए। यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, चाल कम जाए, समझिए, चाल कम जाए तो अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। चाल कम जाएगा तो अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। अपवर्तनांक के उल्टा हो जाएगा चाल। चलिए अगला प्रश्न। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नहीं जानते हैं? रेटिना पर। तो दृष्टि पटल यानी रेटिना पर। आइए, प्रकाश जिस पतली झिल्ली से होकर आंख में घुसती है, नेत्र में प्रवेश करती है, उस पतली झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। ठीक ना, कॉर्निया। चलिए, पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस नियंत्रित करता है। कौन? आइरिस। पुतली के आकार को जो नियंत्रित करता है वो नियंत्रित करता है आइरिस। ध्यान रखिएगा, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है वो है आइरिस। ठीक, चलिए, अभिनेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अभिनेत्र लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, आंख पर देखिए वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा उस इमेज को फिर मस्तिष्क के पास भेजा जाता है, वहां वो सीधा कर लेता है। तभी आप जो आदमी को दाहिना हाथ में लिए हुए खड़ा है तो दाहिना ही दिखेगा, शीशे की तरफ बायां साइड नहीं दिखता है आदमी। आप देखिए ऐसे, वास्तविक और उल्टा। और मैं बता भी दिया हूं कि जब भी वास्तविक इमेज बनेगा तो वो उल्टा ही बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाऊ, बाऊ याद रखिएगा, बाऊ, बाऊ खाने के बाद कहते हैं ना बाऊ, तो ये वास्तविक और उल्टा, ऐसे याद रखिएगा। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह फोकस दूरी बदल लेता है क्या कहलाता है? यह सामंजन कहलाता है। चलिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, आंख के कितने दूरी पर आप रखेंगे तब आप स्पष्ट देख सकते हैं? तो वो है 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, क्या है? 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। 25 मीटर नहीं है, डॉट 25 नहीं है, 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कोई बताएगा क्या? अनंत 25 सेंटीमीटर या 1 मीटर? ऐसे अगर एग्जाम में प्रश्न आए ना स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी, तो पक्का बी मार के निकल लोगे भाई। लेकिन ध्यान रखना, अधिकतम दूरी आप कितना दूर देख सकते हैं? तो कहेंगे सर 1-2 किलोमीटर, है ना, या 3 किलोमीटर। अब जान लीजिए, सूर्य और तारा को आप देख ले रहे हैं तो दूरी का कोई अता पता है जी? कई करोड़ किलोमीटर ना है, तो अनंत समझ लीजिए कि और दूर रहेगा तो और दूर आप देख लेंगे, अनंत देख लेते हैं आप, किलोमीटर में मत आपिए। एक आंख से आप कितना डिग्री देखते हैं? तो दोनों आंख से आप एकदम इधर का और इधर का देख लेते हैं, मतलब 180 देख लेते हैं। लेकिन जब आप देखिएगा कि एक आंख बंद करिएगा तो इधर के बाद का नहीं लौकेगा, इधर का तो पूरा लौकेगा लेकिन ये सब नहीं लौकेगा, यानी ये 30 डिग्री कट जाएगा, 150 डिग्री तक आप देख पाओगे एक आंख से। चलिए, हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा समझने योग्य है, समझिएगा। जिस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखे लेकिन पास की नहीं, तो कौन सा रोग है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपको दिखाई देगा वही रोग का नाम होता है। मतलब दूर का दिखाई दे रहा है तो समझिए कि आपको दूर दृष्टि दोष है। भले ये उल्टा लगता है कि अरे सर दूर तो सही है, दूर दृष्टि दोष कैसे हो गया? तो हाँ, जो दिख रहा है वही है, यही याद रखना है कि हमको जो दिख रहा है वही है। मतलब दूर का साफ दिख रहा है तो आपको दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, निकट का साफ दिखेगा, निकट दृष्टि दोष में अभी ये बताएंगे। निकट का साफ दिखे तो समझिए कि निकट दृष्टि दोष है। आइए अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूर दृष्टि दोष में कहाँ बनता है और निकट दृष्टि दोष में कहाँ बनता है? तो ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में मतलब निकट तो रेटिना के बस आगे बन जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? रेटिना के आगे बन जाएगा, निकट वाले। और दूर में तो पीछे बनेगा। दूर है भाई, अभी वो दूर है, पीछे ही है, वो दूर है, ऐसे याद कर लीजिएगा, दूर है एकदम पीछे है वो, ऐसे। तो निकट दृष्टि दोष में निकट है एकदम, बस थोड़ा सा आगे चलिए ना, निकटे है तो रेटिना के आगे, ऐसे याद करिएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ध्यान रखिएगा,
निकट दृष्टि दोष में होता है क्या कि निकट वाला आपको दिखेगा, दूर वाला आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, दूर वाला नहीं दिखेगा, तो जब नहीं दिख रहा है दूर वाला, तो ये दूर वाला लगाइए, अवतल लेंस लगाइए। दूर के देखने के लिए अवतल लेंस, ठीक है, निकट के देखने के लिए उत्तल लेंस। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो आप अवतल लगाइएगा। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो दूर दृष्टि दोष में कहिएगा कि दूर के दिख रहा है, निकट के नहीं दिख रहा है। निकट, निकट भाई साहब यानी कि उत्तल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जरा दृष्टि दोष में दोनों गायब, यानी द्विफोकल लेंस लगाएंगे। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम झुकेगा कौन, तो सबसे कम झुकेगा लाल। हमें लग रहा है सबका ए ही ऑप्शन आ जा रहा है क्या, अब ऑप्शन ए ही आ जा रहा है सबका ना। चलिए बदल दिया जाएगा, परेशान मत होइए, आगे बदल दिया जाएगा आपको। सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले न्यूटन ने ही जो था वो प्रिज्म का प्रयोग किया था। आइए, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग जो रहता है वो लाल रहता है, और द्वितीयक में कौन रहता है, तो नीला रहता है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव जब आप अपने घर में रहते होंगे तो शाम के समय या दोपहर के समय देखिएगा, छोटा छोटा जो रोशनदान होता है, इससे सूर्य की प्रकाश आएगी और दिखाई देगा कि इसमें बहुत छोटा छोटा धूल आ रहा है। आप कभी गौर करिएगा, शाम के समय या दोपहर के समय छोटे छिद्र से जब प्रकाश आती है ना, उसमें बहुत सारे धूल दिखाई देगा, तब समझिएगा कि यही टिंडल प्रभाव है। देखिएगा, आज ही देखिएगा अपने घर में, तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म कणों का प्रकाश के द्वारा प्रकीर्णन। तो यहां भी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक समतल दर्पण में क्या है भैया, एक समतल दर्पण में अपनी संपूर्ण छवि देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम, जैसे घर में आपका एक शीशा लगा है, किसी के घर में बड़ा शीशा लगा होगा, तो आप चाहते हैं कि आपके सर के बाल से अंगूठे तक का इमेज देख लें, तो कितना बड़ा आप शीशा घर में लगाएंगे, तो आप अपने शरीर के आधा लंबाई का शीशा ले आइएगा, आप पूरा देख लेंगे। ठीक है, आप अपने शरीर की आधे लंबाई का शीशा लाइएगा, पूरा देख लेंगे। तो वस्तु की आधी लंबाई की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आइए, समतल दर्पण है, समतल दर्पण के कोई क्षमता नहीं, आपको मैं बताया था कि उत्तल दर्पण का जो क्षमता होता है वो प्लस होता है, अवतल में निगेटिव होता है, समतल में शून्य, कोई क्षमता नहीं। ठीक है, कैलिडोस्कोप में जो दर्पण होता है वो लगता है किस डिग्री पर, तो वो 60 डिग्री पर लगता है, लेकिन दर्पण जो होता है वो कैलिडोस्कोप में, आपने देखा होगा कैलिडोस्कोप ना, तो दर्पण जो होता है वो 60 डिग्री पर होता है, और वो एक दूसरे ऐसे, जैसे देखा है ना आपने, उसमें बहुत सारी छोटे छोटे कांच की चूड़ियां भरी रहती हैं, उसको जब भी घुमाएं तो वो अलग अलग आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो वो 60 डिग्री पर रहता है, तीनों लगा हुआ। प्रकाश का वह गुण जो उसके माध्यम बदलने पर भी नहीं बदलता है, बहुत अच्छा सवाल है। तो प्रकाश का जो वह गुण है माध्यम बदलने पर भी नहीं बदलेगा, तरंगदैर्घ्य तो बदल जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा। ठीक है, चाल भी बदल जाता है, जैसे निर्वात में चाल है 3 लाख, तारपीन के तेल में कुछ है, तीव्रता भी बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति जो है वो नहीं बदलेगा। आइए, प्रकाश की चाल का मान सबसे पहले तो रोमर मापा था, ठीक है ना। आइए, प्रकाश का वेग मापा था, वेग किसने मापा था, प्रकाश का वेग याद है, प्रकाश का वेग, कमेंट करें कोई अगर आता हो तो। अपवर्तनांक फिजियाउ, फिजियाउ ने कमेंट कर दीजिए किसने मापा था, आपको कमेंट करने के लिए बता तो दिया। अपवर्तनांक का SI मात्रक, तो अपवर्तनांक जो है वो मात्रकहीन राशि है, ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर की खोज नरेंद्र, नहीं मोदी जी नहीं, नरेंद्र का पानी ने किया था, ध्यान रखिएगा। हाँ, इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी घटनाएं होती है, तो इंद्रधनुष के निर्माण में देखिएगा अपवर्तन होगा, पूर्णातिक परिवर्तन होगा एवं बर्ड विक्षेपण भी होगा। और वैसे भी जब न समझ में आए तो बड़ा वाला ऑप्शन जो डिटेल ऑप्शन में हो वो लगाइएगा। सड़क पर आप कभी देखिएगा बरसात के मौसम में गैरेज के आसपास गाड़ी खड़ी रहेगा तो पानी में देखिएगा चमकने लगेगा मोबिल। सड़क पर तेल की पतली परत में रंग का दिखना, ये उदाहरण है व्यतिकरण का, इंटरफ्रेंस का, किसका, व्यतिकरण का। ठीक ना, साबुन का भी देखिए, साबुन या सरफ का घोल रखिए और उसका बुलबुला बनाइए तो वो भी देखिएगा चमकता है। तो साबुन सरफ का घोल भी चमकता है, वो भी होता है आपका इंटरफ्रेंस यानी कि व्यतिकरण, सॉरी विवर्तन नहीं, व्यतिकरण।
चलिए, प्रकाश के द्वैध स्वभाव तरंग और कण, तो ये बताया किसने? तो भैया ये आइंस्टीन ने बताया। ठीक, आइए अगला सवाल। हालांकि ब्रोगली भी इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन जो आंसर हर जगह दे रहा है वो दे रहा है आइंस्टीन। यंग के द्विछिद्र के प्रयोग में सोडियम लैंप का प्रयोग किया गया था। यंग के द्विछिद्र का प्रयोग में सोडियम लैंप का। यंग का द्विछिद्र जो प्रयोग था वो किस सिद्धांत पर था? तो वह था इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण वाले सिद्धांत पर। कैलिडोस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला सवाल। आइंस्टीन को नोबेल मिला था। कितने लोगों को लग रहा है कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, और कितने लोगों को लग रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए? तो बता दीजिए। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए मिला था आइंस्टीन को नोबेल, ध्यान रखिएगा। आइए, कौन सा दर्पण उल्टा और सीधा दोनों इमेज बनाता है? तो याद है मैं बताया था कि दाढ़ी बनाने के लिए आप अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और पोल और फोकस के बीच में चेहरा रखते हैं, तो आपका सीधा बनता है, बाकी हर जगह उल्टा बनता है। तो अवतल दर्पण है वो उल्टा भी बनाएगा और सीधा भी बनाएगा। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए नहीं? मिट्टी का कहां लेंस बनता है यार? मिट्टी का कोई लेंस बनाएगा क्या? मिट्टी का इस पार से उस पार देख ही नहीं पाएंगे। कांच का बना देंगे, जल का बना देंगे, प्लास्टिक का भी बना देंगे, मिट्टी का कोई लेंस बना देगा? दिखेगा ही नहीं, तो हो जाएगा मिट्टी। अब बताइए, 90 प्रश्न में कराया, समय कितना लिया? 41 मिनट। मैं मानता हूं कि इसमें प्रश्न थोड़े जटिल थे, बाकी मानने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में अगर आएगा तो देखना पड़ेगा। माना कि 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, 15 प्रश्न जटिल थे, उन 15 को छोड़ के बाकी 75 को तो है बढ़िया, उन सबको पढ़ लीजिए। एग्जाम में आपको पीछे तो नहीं रहोगे किसी से, आगे रहोगे सबसे, ये मान लो। ठीक है, बाकी ज्यादा बकवास नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।